हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार यादव, अभिनव जेट क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी के बारे में कि सेल बायोलॉजी क्या होती है, किसने सेल बायोलॉजी के बारे में बताया, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है। सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका का परिचय क्या होता है, कोशिका के बारे में किस किसने क्या बताया। तो सेल इंट्रोडक्शन, सेल इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका का परिचय तथा कोशिका सिद्धांत। तो सब सेल की कोशिका की उत्पत्ति हुई थी तब दो वर्ड थे अपने पास में, एक था साइटोलॉजी और एक था सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान होता है तथा सेल बायोलॉजी कोशिका जीव विज्ञान होता है। ये होता है कोशिका विज्ञान और ये होता है कोशिका जीव विज्ञान। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंतर्गत केवल और केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि सेल बायोलॉजी के अंदर कोशिका की संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की संरचना तथा कार्यों के साथ साथ उसकी कार्य की क्या होती है, उसका जैव रासायनिक कंपोजिशन क्या होता है, उसकी आनुवांशिकी में क्या महत्व है, तो वह सेल बायोलॉजी के अंदर। इसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन संरचना का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जबकि सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की संरचना एवं कार्यों के साथ साथ, कोशिका की संरचना एवं कार्यों के साथ साथ कोशिका की कार्य की, उसकी जैव रासायनिकी तथा आनुवांशिकी का अध्ययन भी सेल बायोलॉजी में किया जाता है। सेल बायोलॉजी में किया जाता है। तो साइटोलॉजी, जब कोशिका की उत्पत्ति हुई थी तब कोशिका की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी के दौरान किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब कोशिका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की बात करने लगे और सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं इसके कार्यों का अध्ययन, संरचना एवं कार्यों के साथ साथ कोशिका की कार्य की, जैव रासायनिकी तथा आनुवांशिकी का अध्ययन भी कोशिका जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? साइटोलॉजी जो वर्ड था, एक वैज्ञानिक थे हार्टविंग, साइटोलॉजी शब्द दिया था हार्टविंग ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी
सीपी स्वान थे। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें तो रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की बात करें तो ए.के. शर्मा थे, और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी की बात करें तो सीपी स्वान थे। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह साइटोलॉजी होती है। तो साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना कि कोशिका का अध्ययन कौन सी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक थे, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय साइटोलॉजी के जनक ए.के. शर्मा, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक साइटोलॉजी या आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक थे सीपी स्वान। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जबकि साइटोलॉजी जो वर्ड दिया था हार्टविंग ने दिया था। बात करते हैं कोशिका की संरचना के बाद, कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में देखते हैं। सेल क्या होती है, सेल के बारे में बात करते हैं कि सेल क्या होती है। जीवन की आधारभूत इकाई होती है। सबसे पहली बात यह है, जीवन की आधारभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका होती है। सभी जीव या प्रत्येक जीव, हर जीव बारंबार विभाजित होती हुई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जीव बारंबार विभाजित हुई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बारंबार विभाजित हुई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके आधार पर जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा हो सकता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव जो एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव वे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं एक कोशिकीय जीव। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जिसमें आप प्रोटोजोआ फाइलम आता है। अमीबा प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जिनका शरीर या वे जीव जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। वे जीव जो एक से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर
बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स तुम्हारे पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय, और जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय होते हैं। तीसरी बात करूंगा मैं कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरी बात, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ध्यान रखना, जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका होती है। बारंबार विभाजित हुई त्रिकोशिकाओं से मिलकर बना होता है शरीर, हर जीव। इसके आधार पर दो प्रकार की हो सकती है, एक कोशिकीय एंड बहुकोशिकीय। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बात करते हैं आगे कि इनके बारे में, कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका के बारे में किसने बताया, जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया। तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। तो सबसे पहले सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसमें? इन्होंने कोरक या छाल में कोशिका को देखा। कोरक एक मृत कोशिका थी और नाम दिया इन्होंने सेलुला। इन्होंने वर्णन किया माइक्रोग्राफिया पुस्तक में, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कोरक वृक्ष की कोर की, जिसको छाल बोलते हैं, उसको देखा और कोरक कोशिका कैसे थी? मृत कोशिका थी। इन्होंने कोशिका की देखा और नाम दे दिया सेलुला और वर्णन किया माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर। नोट डाल के बता देता हूं मैं, वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को नहीं देखा था, उन्होंने देखा था कोशिका भित्ति को। तो रॉबर्ट हुक ने वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। कोशिका भित्ति की खोज की थी 1665 में खोज की गई। किसमें की थी? वृक्ष की कोर की या छाल के अंदर। वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। नाम दे दिया सेलुला और वर्णन किया माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक के अंदर कोशिका की वर्णन किया था कोशिका का? तो वो थी माइक्रोग्राफिया। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, किसको देखा था? तो वो थी कोशिका भित्ति को देखा था। ध्यान रखना। दूसरी बात आती है जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674 के अंदर
जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने, जबकि मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल, नाम दे दिया एनिमल क्यूल। और किसमें खोज की थी? तो आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी के अंदर। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हो, और मानव स्पर्म, मानव शुक्राणुओं में जीवित कोशिका की खोज की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 के अंतर्गत जीवित कोशिका को देखा, नाम दे दिया एनिमल क्यूल। और किसमें की थी? आरबीसी के अंदर, प्रोटोजोआ में देखा, जीवाणुओं में देखा, और मानव शुक्राणुओं के अंदर जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये हिस्ट्री के बारे में बात हुई। कोशिका की सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया ड्यूटेरो चेट ने बताया। इन्होंने मिमोसा पादप की कोशिका को पृथक किया और इसको नाइट्रिक एसिड से बॉयल किया। लेकिन कोशिका सिद्धांत के महत्व के बारे में, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के महत्व के बारे में दो वैज्ञानिक थे, एक था स्लाइडेन और दूसरा था स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने, स्लाइडेन वनस्पति शास्त्र से संबंधित था, वनस्पति विज्ञान से संबंधित था, तथा स्वान जंतु विज्ञान से संबंधित थे, जंतु विज्ञान से संबंधित थे, जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो स्लाइडेन ने पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, जबकि स्वान ने जंतु कोशिकाओं में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। और कोशिका सिद्धांत को 1838 और 1839 के अंतर्गत प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत के महत्व को कब प्रतिपादित किया? 1838-39 के अंदर कोशिका सिद्धांत के महत्व के बारे में स्लाइडेन तथा स्वान ने बताया था। स्लाइडेन वनस्पति शास्त्र से थे, जबकि स्वान जंतु विज्ञान से संबंधित थे। लेकिन सर्वप्रथम यदि कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था तो वो ड्यूटेरोसोड मिमोसा पादप की कोशिकाओं से पृथक किया और उसको नाइट्रिक एसिड से बॉयल किया और कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कोशिका सिद्धांत के, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत के। कोशिका सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु, कोशिका सिद्धांत के
महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेल थ्योरी के। सबसे पहले बात करूंगा कि सभी जीव कोशिका तथा उनसे निर्मित उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जीव कोशिका तथा उनसे निर्मित उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, दूसरी बात। तीसरी बात की बात करते हैं कि प्रत्येक जीव का रासायनिक संगठन या प्रत्येक कोशिका रासायनिक संगठन तथा उपापचय की दृष्टि से समान होती है। प्रत्येक कोशिका रासायनिक संगठन तथा उपापचय की दृष्टि से समान होती है, तीसरी बात। चौथी बात करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का सातत्य, कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ कोशिका के द्वारा ही संपादित होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का सातत्य कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है, कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है। सभी जीव अंतरक्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाओं के बीच में क्या होती है, अंतरक्रियाएं होती है, इसलिए सभी जीव अंतरक्रियाएं करते हैं। सभी जीव इंटररिएक्शन अंतरक्रियाएं इसलिए कर पाते हैं कि उनमें कोशिकाओं के बीच अंतरक्रियाएं, इंटररिएक्शन अंतरक्रियाएं होती है। ध्यान रखना, प्रत्येक जीव कोशिका तथा उनसे निर्मित उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका रासायनिक संगठन तथा उपापचय की दृष्टि से समान होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का सातत्य कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है और प्रत्येक जीव अंतरक्रिया इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके कोशिकाओं के बीच में इंटररिएक्शन से होती है। लेकिन कोशिका सिद्धांत इसलिए असफल हो गया कि इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल हो गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे
होता है। इसलिए कोशिका सिद्धांत अंत में जाकर असफल हो गया। लेकिन 1855 में कोशिका सिद्धांत का नया प्रारूप प्रतिपादित किया। रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत को नए रूप में प्रतिपादित किया और यह बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत का नया प्रारूप प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत का नया प्रारूप प्रतिपादित किया और यह बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है या पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है या नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है या पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो कोशिका सिद्धांत के महत्व के बारे में सबसे पहले बताया स्लाइडेन एंड सवान ने 1838-39 के दौरान, और कोशिका सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए उन्होंने और बताया कि प्रत्येक जीव कोशिका तथा उनसे निर्मित उत्पादों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात कि प्रत्येक कोशिका रासायनिक संगठन तथा उपापचय की दृष्टि से समान होती है। तीसरी बात, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का सातत्य कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। प्रत्येक जीव में कोशिका के आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं और सभी जीव अंतरक्रियाएं इसलिए कर पाते हैं कि उनमें कोशिका के बीच में इंटर रिएक्शन से होती है, अंतरक्रियाएं होती है। कोशिका सिद्धांत अंत में जाके असफल हो गया। कोशिका सिद्धांत में यह नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। स्लाइडेन और स्वान ये बताने में असमर्थ हो गए कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। तो 1855 के दौरान रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत का नया प्रारूप प्रतिपादित किया और बताया कि न पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है या नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। बात करते हैं आगे। ये थी अपने पास में सेल इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी और सेल की हिस्ट्री थी अपने पास में। अब बात करते हैं हमारे पास में विकास तथा केंद्रक के आधार पर कोशिका ये दो प्रकार की होती है या जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, विकास तथा केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है असीम केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है
ससेम केंद्रीय या यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में डिफरेंट देख लेते हैं। इधर होती है अपने पास में प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, यदि आकार की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका के, तो आकार होता है 0.1 से 5 माइक्रोन तक हो सकता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का यदि आकार की बात करें तो 10 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक आकार हो सकता है। दूसरी बात, इनमें प्रीमेटिव न्यूक्लियस आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इनमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। इनमें वास्तविक या सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। वास्तविक या सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इनमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति, पेप्टिडो ग्लाइकेन से निर्मित होती है, जबकि इनमें पादपों की सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि जंतुओं में सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यानी झिल्लीबद्ध कोशिकाएं जिनमें तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आता है, क्लोरोप्लास्ट आ सकता है, लाइसोसोम, गोल्गी काई, ER इत्यादि कोशिकाएं क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ER, लाइसोसोम, गोल्गी काई जितने भी है वो पाए जाते हैं। इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S तथा 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं।
दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आमाप होता है, इसका आकार होता है 0.1 से 5 माइक्रोन के, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आमाप होता है, जो आकार होता है 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच में होता है। इनमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक, यानी झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें वास्तविक केंद्रक या सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इनमें जो सेल वॉल यदि पाई जाती है तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित हो सकती है, और यदि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादपों में सेल वॉल पाई जाएगी तो वो सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि जंतुओं में सेल वॉल एब्सेंट होती है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S तथा 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन दोनों अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। यदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करूं मैं तो शैवाल, कवक, पादप व जंतु। एग्जाम्पल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उच्च वर्गीय जितने भी पादप और जंतु आते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे, जबकि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो अपने पास में ये था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो आज के इस क्लास में हमने देखा कोशिका के बारे में, कोशिका का इंट्रोडक्शन देखा, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा, कोशिका की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी समस्या हो आपके तो कमेंट्स बॉक्स में जाके टाइप्स करें। थैंक्स।